गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, और शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, द महाजनपदाज। महाजनपद। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। सभी को राधे राधे। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शशिकांत, बिल्कुल बढ़िया है। बेटा एक बार फिर से चेक करना, क्लास नंबर 61 चेक हो रही है? ठीक है, दिख रही है वो वहां पर। मेरे पास आई थी, कंप्लेन आई थी, मैंने चेक कर लिया, वो है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया, तुम सब भी बढ़िया होगे उम्मीद करता हूं। जैनिज्म वगैरह सारा पीडीएफ भेजा जा चुका है, अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा अभी 10-15 मिनट में, ठीक है। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। चलो बेटा, शुरू करते हैं फटाफट से, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और अब हमारे पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे काहे के कूल मालिक, हमरा हो रहा सरदर्द बहुत तेज। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो, महाजनपद वाला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, चैप्टर ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर यहां से बढ़िया क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है ये। बस ये है कि 16 महाजनपदों को मार्क वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए कल। ठीक है, आज पार्ट 1, कल पार्ट 2। पर यह कि बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और मजा आ जाएगा। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं राजस्थान से हूं बे, कोई यूपी बिहार से नहीं है हम। औशिक बोल रहा है सब नौकरी कम मिलेगी, सब कोई पेल देता है। सुभाशीष, हैप्पी बर्थडे बच्चे। चलो शुरू करते हैं। तो महाजनपद जो चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार सबको, आप सबको बता देना चाहता हूं, आप लोग तो ऑलरेडी एनरोल्ड भी हैं कई सारे लोग। हमारा जो एनटीपीसी 2024 के लिए जो जनरल अवेयरनेस का बैच है, फाउंडेशन बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए 499 का जो ऑफर है, वो आज उसकी लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक। अगर आप या आपके जानने पहचानने वाले अगर किसी को लेना हो तो आप उन्हें प्लीज रिकमेंड कर दीजिएगा, क्योंकि कल के बाद ऑफर को एक्सटेंड करना शायद मुश्किल रहे। तो फटाफट से इसको देख लो और इसमें उनको बता देना भैया कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करवाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, और चल भी रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया फाउंडेशन, बढ़िया तैयारी, एक बार का इन्वेस्टमेंट, और ढंग से मेहनत की तो एक बार में नौकरी भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां गारंटी दे दूं नहीं नहीं नौकरी तो लगेगी ही, इसको ले लो, वो बेकार की बात है। आप मेहनत करोगे नहीं, मैं यहां गारंटी देता फिर रहा हूं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन मगध की राजधानी कई वर्षों तक थी? बताओ बेटा, जल्दी से जवाब दो, अगर जवाब मालूम है तो बताओ। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर सही है, सबका सही है, राजगृह। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन और सुन लो। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, वो और सुन लो बेटा। देखो, जब ये महाजनपद जब ये महाजनपद अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में आए, तो ये वही टाइम था जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का टाइम था। ठीक है, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है भाई, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इस टाइम पे महाजनपद जब अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में आए,
बनने शुरू हुए, डेवलप होना शुरू हुए, तो जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था बच्चों वो था मगध। ठीक है, मगध। और शुरुआत में इसका एरिया इतना ही था जितना आज का बिहार और झारखंड है। आज का बिहार और झारखंड जितना है उतना मगध हुआ करता था। और इसकी राजधानी शुरुआत में इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह। क्या हुआ करती थी? राजगृह। बाद में इसी राजगृह को आज के टाइम में राजगीर बोला जाता है ना। बिहार में राजगीर जिला है, आज के टाइम में राजगीर बोलते हैं। तो राजधानी राजगृह थी और ये एक किलेबंद शहर था, फोर्टिफाइड सिटी, यानी चारों तरफ से इस राजधानी की किलेबंदी हो रखी थी, ऊंची दीवार से इसको घेरा गया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये पहाड़ों के बीच में भी था, पहाड़ों के बीच में भी था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। आज तो तुम्हें एक या दो तरफ पहाड़ दिखेंगे, उस जमाने में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो ऑलरेडी नेचुरली ये सिक्योर्ड था, नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये सुरक्षित था। ठीक है, राजगृह। तो मगध की राजधानी राजगृह रही। और मैं आपको बताता हूं कब से कब तक रही। भाई मगध पर शुरुआती टाइम में जब ये मगध महाजनपद के तौर पे आया तो सबसे पहले हर्यंक वंश ने रूल किया। हर्यंक वंश ने शासन किया। ठीक है, हर्यंक वंश में 3 राजा हुए। ध्यान से देखो, इन्हीं 3 राजाओं ने राजगृह से, इन्हीं 3 राजाओं में से एक ने राजगृह से इसको शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र। हर्यंक वंश में 3 राजा हुए बच्चों, ध्यान से सुनो। हर्यंक डायनेस्टी में 3 राजा हुए। 3 राजा के नाम है, सबसे पहला राजा है बिंबिसार, तुम सब जानते हो बिंबिसार। बिंबिसार के बाद दूसरा बेटा, मतलब दूसरा राजा, बेटा बोल रहा हूं, दूसरा राजा आया अजात शत्रु, यानी बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। तो दूसरा राजा और बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था उदयन। उदयन या कहीं कहीं पर उदय भद्र लिखा हुआ है, उदयन या फिर बच्चों उदय भद्र, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही इंसान है, उदय भद्र या फिर उदयन। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अब देखो बिंबिसार, ध्यान से देखना बेटा, बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे तो राजगृह रही कैपिटल, राजगृह रही। और उदयन ने इस कैपिटल को शिफ्ट करके कर दिया पाटलिपुत्र। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कितने सालों तक रही राजगृह कैपिटल, कितने सालों तक रही? तो मैं आपको बताऊं, बिंबिसार ने तो बच्चों रूल किया था 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक, है ना। 544 से 492 बीसी। और फिर 492 से लेकर 460 बीसी तक अजातशत्रु ने शासन किया। ठीक है, और फिर 460 में आ गया उदयन, 460 से 444 तक इसने शासन किया। यानी एक तरह से बिंबिसार से लेकर 544 से लेकर 460 तक ये राजगृह कैपिटल रही, यानी 40 प्लस 44 84 ईयर्स, 84 ईयर्स तक राजगृह राजधानी रही मगध की। और उसके बाद पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल 84 ईयर्स। तो याद रखना, राजगृह लंबे टाइम तक मगध की राजधानी रही बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे। पर उदयन या उदयभद्र ने अपने शासन काल में इस राजधानी को शिफ्ट कर दिया, राजगृह से वो पाटलिपुत्र ले गया। बेटा अगर मैप पर देखोगे तो जैसे ये है, मान लो ये है अपना मगध महाजनपद, ऊपर बिहार नीचे झारखंड, तो यहां पर ये है राजगृह, है ना, ये राजगृह है। और ऊपर ये है पाटलिपुत्र, ऊपर यह है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो राजगृह से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट किया? उदयन ने। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो बेटा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम वेयर टू पाटलिपुत्र। फ्रॉम वेयर टू पाटलिपुत्र, उदयन ने मगध की राजधानी को कहां से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया? इसका आंसर भी सेम है, राजगीर। आंसर है राजगीर। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है
क्योंकि मैंने क्या किया, ये 7 to 8 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और ये सब आपके पीवाईक्यूज हैं। मैंने एक क्वेश्चन अपने एंड से नहीं बनाया है, पर हां कल जब पार्ट 2 आएगा तो मैं अपने एंड से क्वेश्चन बना के लाऊंगा, क्योंकि रेलवे में तो इतने ही आए जो 7 to 8 क्वेश्चन आए, तो पिछले 7-8 साल में रेलवे ने तो इतने ही क्वेश्चंस पूछे हैं यहां से, मतलब टॉपिक से सवाल तो पूछे हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो जितने आए 7-8 क्वेश्चन जो पूछे गए मैं लेके आ गया हूं, कल मैं अपनी तरफ से बना के लाऊंगा ताकि आप अच्छे से और अटेम्प्ट करो, यानी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। तो राजगीर, तो उदयन ने राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट की, और तुम सबको मालूम होना चाहिए उदयन कौन है। देखो भाई, उदयन के बारे में पहला पॉइंट, हर्यंक वंश का तीसरा राजा है ना। हर्यंक वंश का, हर्यंक डायनेस्टी का पहला पॉइंट तो ये हो गया कि थर्ड रूलर है, थर्ड शासक है। बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद तीसरा शासक। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है, ये बेटा है, सन ऑफ अजातशत्रु, सन ऑफ अजातशत्रु। और अजातशत्रु अकेले ने पैदा थोड़ी कर दिया है, समझ रहे हो, अजातशत्रु की बीवी भी होगी। सन ऑफ अजातशत्रु एंड वजीरा, मदर का नाम क्या है, वजीरा, अजातशत्रु और वजीरा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो सन ऑफ अजातशत्रु एंड वजीरा, वजीरा चीफ कंसोर्ट यानी कि मुख्य प्रमुख रानी थी अजातशत्रु की। चलो बेटा ध्यान से देखो, गोपाल पाटलिपुत्र से पहले कैपिटल राजगृही थी और उससे पहले मगध महाजनपद था ही नहीं। ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, नाग दशक लास्ट रूलर है, ठीक है, और उसकी ऐसी तैसी की है किसने, शिशुनाग ने, जो कि मंत्री था उसने। तो अभी हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज पढ़ेंगे कि 3 अलग अलग डायनेस्टीज ने शासन किया मगध पर, तो कैसे तीनों ने ट्रांसफर किए एक दूसरे से, सब पढ़ेंगे, पूरी कहानी बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो हर्यंक वंश का तीसरा शासक सन है, बेटा है अजातशत्रु और वजीरा का। और तीसरी चीज कि ध्यान से देखो, पापा इसके बूढ़े हो रहे थे, बिंबिसार जो है, अच्छा बात हम कर रहे हैं उदयन की, ठीक है ठीक है। तो सन ऑफ अजातशत्रु, तो उदयन ने क्या किया, उदयन ने देखा कि यार बुढ़ा जो है मर नहीं रहा है, अजातशत्रु जो है वो मर नहीं रहा है, और इसने अपने पापा को देखा था अपने दादा का कत्ल करते हुए। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था गद्दी के लालच में कि बुढ़ा मर ही नहीं रहा, ये मरेगा तो मैं गद्दी पर बैठूंगा। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा है, इसने देखा है कि अच्छा पापा दादाजी को मार रहे हैं, मतलब कॉमन सी बात है ये तो, मतलब कल को अगर पापा ज्यादा बूढ़े होंगे तो मैं भी मार सकता हूं। भाई साहब, जैसे अजातशत्रु बूढ़ा हुआ और गद्दी छोड़ नहीं रहा है, तो उदयन को लगा कि पापा तो जा नहीं रहे, तो पापा ने जो दादा के साथ काम किया वही काम करना पड़ेगा। तो अजातशत्रु को टपका दिया और गद्दी पर बैठ गया, मतलब ही किल्ड हिज फादर। उदयन ने अपने फादर की हत्या कर दी, अपने पिताजी की हत्या कर दी, बिल्कुल उस जमाने में आम बात थी, बिल्कुल। ही किल्ड हिज फादर, है ना, अपने पिता की हत्या कर दी। एंड सीज्ड द थ्रोन, और गद्दी को छीन लिया, गद्दी पर कब्जा कर लिया। समझ में आया बच्चों? तो याद रखना, अजातशत्रु और वजीरा का बेटा है, अपने ही बाप की हत्या कर दी है गद्दी के लालच में, और इसके टाइम पर गौतम बुद्ध की डेथ हुई। ऐसा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसके टाइम पे नहीं हुई थी, वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। चौथा पॉइंट यह कि ही शिफ्टेड, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू, यानी राजगीर या राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं, याद रखना, ये 4 पॉइंट्स है उदयन के बारे में। एक तो याद रखना कि इसने, ये तीसरा शासक है, इसने शासन किया है बच्चों 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक, ठीक है, 460 से 444 बीसी तक।
और ये अजातशत्रु और वजीरा का बेटा रहा। इसने अपने फादर की हत्या कर दी ताकि गद्दी इसको मिल जाए, और उसने गद्दी ले भी ली और इसने कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। इस बेसिस पर ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हो जाता है। ठीक है बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई देखो। देखो भाई ध्यान से, कपिल जी बोल रहे हैं मैं बदमाश हूं, मेरा बाप भी बदमाश था। बिल्कुल। देखो देखो ध्यान से, चलो भाई। ये तो देखो यार हिंदू धर्म में है, ये तो हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में जैसे पितरों के लिए बाल या अपने जैसे बोलते हैं कि मुंडन करवाने का ये एक रिवाज शुरू से रहा है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाराणसी या कहीं से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि यहीं पर जैसे देखते हो आप कि जब अपने किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो हम लोग उनको उनके नाम पर दान करते हैं। ठीक है, उनके टूवर्ड्स सम्मान दिखाते हैं। ठीक है, कि भाई आप चले गए हो तो आपको हम दान दे रहे हैं, बाल जो है दान में दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत डाल दिया करो। बेटा टीचर के पास से तो तुरंत चली जाती है पीडीएफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इन द हाइएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द गंगा वैली विच वर, कितने थे नंबर? आर्य संस्कृति के उच्चतम काल में गंगा घाटी के जिले जिनकी संख्या कितनी थी? जल्दी बताओ भाई। जब बात कर रहे हैं हम महाजनपदों की तो महाजनपद कितने थे? जल्दी बताओ बेटा, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, बिल्कुल। देखो भाई ध्यान से, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। अब बात यह है कि सर ये महाजनपद होता क्या है, महाजनपद है क्या, और ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? देखो बेटा ध्यान से, अब यही टाइम लगता है, ये चीज में टाइम लगता है। अब यहां पर बढ़िया से 16 महाजनपद याद करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे सवाल बनता है, सीधे सीधे सवाल बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो सवाल क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद नहीं है, 16 महाजनपदों को बिलोंग नहीं करता। तो अगर 16 याद है तो ही अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन। तो महाजनपद का मतलब होता है, देखो महा का मतलब होता है ग्रेट, है ना, जन का मतलब होता है पीपल, लोग, और पद का मतलब होता है स्टेप यानी कदम, या फिर सेटलमेंट यानी बस्ती। अब तुम देखो, ग्रेट सेटलमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों की बसाई हुई महान बस्ती, लोगों की बसाई हुई महान बस्ती, यानी कि एक लार्ज एरिया जो लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा एरिया जहां पर लोग बसे हुए हैं उसे बोलते हैं महाजनपद। एक बड़ा एरिया, एक बड़ा एरिया जहां पर लोग बसे हुए हैं, यह है महाजनपद। और बेटा उस टाइम पर 16 महाजनपद थे, तो 16 के 16 को मैं मार्क करूंगा मैप पर, ताकि तुम्हें मैप पर ही याद हो जाए कि कौन सा महाजनपद कहां पर था, क्योंकि लिस्ट याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, 16 महाजनपद, अब हर महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। तुम्हें 16 महाजनपदों की राजधानी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ 4-5 की याद रखेंगे हम, वही याद रखनी है, वही बार बार पूछी जाती है। तो हर एक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, और राजधानी सुरक्षित हुआ करती थी, किलेबंद हुआ करती थी, फोर्टिफाइड हुआ करती थी। किलेबंद का मतलब क्या बच्चों? फोर्टिफाइड, है ना, यानी एक ऊंची दीवार से घिरी हुई होती थी, ताकि कल को कोई दूसरा महाजनपद से अटैक हो जाए, आक्रमण हो जाए, तो राजधानी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, किलेबंद राजधानी होती थी। उसके बाद हर महाजनपद में अपनी एक आर्मी होती थी, पर आर्मी जो है जनरली टेम्परेरी होती थी। जो अपने महाजनपद के जो किसान लोग हुआ करते थे उन्हीं को हल्की फुल्की ट्रेनिंग दिया करते थे राजा महाराजा। हर महाजनपद का एक राजा तो हो गई,
तो हर महाजनपद का एक राजा, उसकी राजधानी, उसके पास अपनी आर्मी होती थी। पर आर्मी ज्यादातर जो राजा हैं वो अपने जो किसान वगैरह हुआ करते थे राज्य में, महाजनपद में, उन्हीं को बोलते थे आर्मी। कि जनरली तो वो थ्रू आउट द ईयर खेती बाड़ी करेंगे, पर जैसे ही युद्ध होगा तो वो सिपाहियों में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे। हल्की फुल्की उनको ट्रेनिंग पहले से दे रखी होती थी, और जब युद्ध होता था तभी उनको सैलरी मिलती थी। जब उनकी जरूरत होती थी तभी उनको सैलरी दी जाती थी। यानी एक तरीके से किराए के सैनिक हुआ करते थे कि भाई आपको किराया दिया जा रहा है, आप सैनिक बन जाओ, जब युद्ध नहीं है तो आप किसान बन जाओ। मगध में ऐसा नहीं था, मगध के पास तो अपनी परमानेंट आर्मी थी, चाहे युद्ध हो या ना हो। ठीक है, तो महाजनपदों के पास जनरली अपनी राजधानी होती थी, किलेबंद राजधानी होती थी, फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी। ठीक है, आर्मी हुआ करती थी सबके पास, पर सबके पास टेम्परेरी सी होती थी, मगध के पास अपनी परमानेंट थी। ठीक है, और याद रखना बच्चों, याद रखना इन 16 महाजनपदों में 5 महाजनपद बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मैं उन सभी को यहां पर मार्क करूंगा। ठीक है, अभी देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल अभी सारे के सारे याद करवाते हैं बेटा। देखो आंसर तो 16 महाजनपद है। अब इस मैप पर महाजनपदों को मार्क करते हैं और सब मेरे साथ याद करोगे क्लास के अंदर ही। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर छोटा चैप्टर है 2 दिन भी लग जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर चीज ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा दिमाग से निकले ना। ठीक है, और निकले भी तो तुरंत ऐसा रिवीजन करो कि एकदम से याद आ जाए। तो सबसे पहले देखो, जिस ऑर्डर में मैं तुम्हें याद करवाऊंगा उस ऑर्डर में याद रखो। ठीक है, सबसे पहले मगध महाजनपद, सबसे पहले कौन सा बच्चों? मगध। मार्क करते हैं, देखो ये मैंने मार्क किया मगध महाजनपद, पहले इतना सही था। यह है मगध महाजनपद, आज का बिहार और झारखंड। तो ये हो गया मगध। मैं नाम लिखता चलता हूं इनका, है ना भैया, नाम लिखते चलते हैं। ये हो गया मगध। मगध के बाद बच्चों देखो ध्यान से, ये मगध हो गया। मगध के बाद है कौशल, मगध कौशल। और कौशल आज के उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखो, कौशल मार्क कर रहा हूं मैं, मगध। और उसके बाद ये हो गया अपना यहां पर कौशल। ठीक है, ये कौशल है। मगध के बाद ये हो गया कौशल। कौशल के बाद देखो बेटा, कौशल के बाद मगध, कौशल, कुरु। कुरु मतलब ये वाला एरिया, आज का पंजाब और आज का हरियाणा वाला एरिया, मतलब मेनली कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला एरिया। ठीक है, मगध, कौशल, कुरु, ये कुरु हो गया। मगध, कौशल, कुरु, मगध, कौशल, कुरु। देखो भाई याद करते चलो, मगध, कौशल, कुरु। कुरु के ही साइड में है पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल। ये भैया कौन सा है? पांचाल। ये देखो, मगध, कौशल, कुरु, और कुरु के बाद ये पांचाल। याद करते चलना, मैं लिख दूंगा, एक साथ लिख दूंगा नाम, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल। फिर देखो बेटा ध्यान से देखो, उसके बाद देखो, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार। गांधार ये अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखो बेटा ध्यान से, ये है गांधार। ठीक है, ये हो गया अपना गांधार। तो मैं याद करवाते चल रहा हूं तुम्हें, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार। गांधार, अवंती, अवंती आज का इंदौर, उज्जैन, जो वेस्टर्न एमपी है, जिसे मालवा भी बोलते हैं, उसे उस जमाने में बोलते थे अवंती। देखो बेटा अवंती मार्क कर रहा हूं, ये है अवंती, ये हो गया अवंती। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, है ना। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। मत्स्य, मत्स्य, ये देखो भाई मत्स्य, ये है मत्स्य, यहां पर मत्स्य। ये हो गया मत्स्य। मत्स्य के बाद शूरसेन, ध्यान से देखो बेटा, शूरसेन। मत्स्य के बाद शूरसेन,
ये देखो सूरसेन। अब एक बार रिपीट करें, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, है ना। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, सूरसेन। अब काशी, अब काशी ध्यान से देखो बेटा, काशी, काशी की बात करते हैं तो काशी तो बनारस अपना, है ना भाई। ये देखो मगध के साइड में, ये देखो ये है काशी, ये है काशी। काशी, ये येलो कलर से काशी। काशी के बाद देखो भाई वज्जी, वज्जी, ये देखो भाई वज्जी, ये नेपाल और इधर ये आधा बिहार, आधा बिहार हो गया और नेपाल हो गया, ये है वज्जी। ठीक है वज्जी। ये लिच्छवी रॉयल फैमिली याद है, महावीर की जो मदर थी त्रिशला, वो यहीं से थी, वज्जी से। ठीक है, देखो भाई ध्यान से। तो अब एक बार रिपीट करते हैं, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी। मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी, काशी, वज्जी, काशी, वज्जी, मल्ल, मल्ल। देखो बेटा ध्यान से, ये है मल्ल। इतना एरिया रह गया, कुशीनगर, गोरखपुर वाला जो एरिया, ये है मल्ल, मल्ल। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्ल। तो देखो भाई मल्ल। अब मल्ल तक हो गया ना, तब इसको एक फटाफट देख लेते हैं। मगध, कौशल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल, काशी, वज्जी, मल्ल, काशी, वज्जी, मल्ल। अब हमारे पास है अंग, अंग। ध्यान से देखो बेटा, अंग, देखो ध्यान से, अंग। अंग जब बोल रहा हूं ना बेटा, अंग जब बोल रहा हूं तो अंग है यहां पर, देखो ये अंग है सिक्किम, और ऊपर का ये देखो सिक्किम, हल्का सा बिहार, फिर बंगाल, ये वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया अंग। और अंग के बाद है बंग। अंग के बाद ये कौन सी जगह भैया, बंग, ये देखो। बंग भले ही बड़ा हो एरिया में, पर शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, अंग बंग, अंग बंग, अंग बंग, अंग बंग। ठीक है, तो मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल, अंग बंग, चेदी, वत्स, कंबोज। अंग बंग, चेदी, वत्स, कंबोज। अंग बंग, चेदी है एमपी में, ध्यान से देखो बेटा, एमपी में देखो चेदी यहां पर है, ये रहा चेदी, ये है भैया चेदी, ये देखो चेदी। इसको छेदी नहीं कर देना बे, चेदी है वो। ठीक है, चेदी। और उसके बाद देखो, इसको व्हाइट कलर से बनाते हैं। चेदी के बाद है वत्स, ये देखो भाई, ये वत्स, व्हाइट कलर से बना रहे हैं इसको, वत्स, यानी आज का इलाहाबाद वाला एरिया, वत्स। तो अंग बंग चेदी वत्स, अंग बंग चेदी वत्स, और लास्ट में कंबोज। क्या है बच्चों, कंबोज। ये देखो कंबोज है अफगानिस्तान में, ये है कंबोज। अंग बंग चेदी वत्स कंबोज। अब देखो हो गए सारे के सारे, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल, अंग बंग चेदी वत्स कंबोज। अब इनके नाम लिख देता हूं, ये हो गए हमारे 16 महाजनपद, और ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो मगध, उसके बाद ये कौशल, लिखते हैं कौशल, पढ़ते हैं कौशल। ठीक है, पढ़ते हैं कौशल। तो मगध, कौशल, कुरु,
पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, गांधार, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल, अंग, बंग, चेदी, और ये हो जाएगा वत्स, और यहां हो जाएगा कंबोज। बेटा ऐसे कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है। ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। समझ में आया कि नहीं? तो मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अब ये याद हो जाना चाहिए ऐसी, ठीक है, जिस ऑर्डर में मैंने बताया। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल, अंग, बंग, चेदी, वत्स, कंबोज। एक अश्मक नाम का भी एक महाजनपद आता है, पर वो बाद में डेवलप होता है महाराष्ट्र में, वो बाद में डेवलप होता है, ठीक है। बिल्कुल साउथ में था अश्मक, बिल्कुल बिल्कुल साउथ में अश्मक, पर वो बाद में डेवलप हुआ। ये पहले के 16 महाजनपद हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल साउथ में था बेटा, एक था अश्मक, उसके और नीचे नहीं था कोई, ठीक है शिवम। अरे कैसे याद नहीं होगा सची को? देखो मैं ऐसा करता हूं ये एक बार ये लिस्ट भी लिखी लो तुम, इसको इसी पेयर में याद रखना है। अबे मैंने 12वीं में याद किया था यार, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी, मैंने 12वीं में याद कर रखा है, रट्टा मारा मस्त एकदम, ठीक है। तुम्हें भी रट्टा मारना है ये वाला, नामों के साथ तो क्या करोगे, रट्टा ही मारोगे। ये लिस्ट याद कर लो, अगर वैसे याद नहीं हो रहा तो देखो भाई, मगध, कौशल, ये एक साथ देखो, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, ये एक साथ याद रखो। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, ये एक साथ याद रखो। इन चार का एक पेयर बन गया, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल। फिर देखो पांचवा और छठवें का एक साथ, गांधार, अवंती, गांधार, अवंती, गांधार, अवंती, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चार का एक अलग हो गया, गांधार, अवंती। फिर दो का फिर अलग बनाओ, मत्स्य, शूरसेन, मत्स्य, शूरसेन, ठीक है, मत्स्य, शूरसेन। फिर फिर तीन का अलग बनेगा, देखो तीन का अलग बनेगा, 9, 10, 11, काशी, वज्जी, मल्ल, काशी, वज्जी, मल्ल, इन तीन का अलग बन रहा है। देखो मुझे ऐसी याद है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल, और पांच फिर एक साथ आएंगे भाई, पांच एक साथ आएंगे, 12, 13, 14, 15 और 16, अंग, बंग, चेदी, वत्स, कंबोज, ऐसे याद रखो, अंग, बंग, चेदी, वत्स, कंबोज, अंग, बंग, चेदी, वत्स, कंबोज, अंग, बंग, चेदी, वत्स, कंबोज। अबे तुम बच्चे थोड़ी हो यार, तुम्हें याद करवाना पड़ रहा है ऐसे, हो गया, ऐसे याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश में भी लिख देते हैं, टेंशन ना लो, बिल्कुल निखिल, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो याद रखो बेटा, हमारे यहां पर हो गया, अब देखो ध्यान से, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, मत्स्य, शूरसेन, काशी, वज्जी, मल्ल,
अंग बंग, अंग बंग चेदी वत्स कंबोज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है बेटा। बिल्कुल, पांचाली यहीं से थी, बिल्कुल। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी के भारत में द्रविडियंस रहा करते थे, द्रविड़ जनजाति के लोग रहा करते थे, जिन्हें हम साउथ इंडियंस बोलते हैं आज के टाइम में। चलो तो अब तुम याद कर लोगे आराम से, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, वो लिस्ट के थ्रू ही मैंने याद करवाया। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास 16 महाजनपद हो गए, हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार वॉज द रूलर ऑफ, बताओ जल्दी से, कहां का रूलर था, जल्दी बताओ। बिंबिसार कहां का रूलर था, जल्दी बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, त्रिपर्णा। बिंबिसार वॉज द रूलर ऑफ ए मगध, मगध का रूलर था बिंबिसार। और मैंने तुम्हें बताया हर्यंक वंश का, हर्यंक वंश का फर्स्ट रूलर था, हर्यंक डायनेस्टी का, हर्यंक वंश का फर्स्ट रूलर था हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक वंश। तो हर्यंक वंश ने मगध पर रूल किया बच्चों 544 से लेकर 413 बीसी तक। और इस टाइम पे 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, पर उन 4 में से 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से जो पहला है वो है बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में मैं पॉइंट्स बता देता हूं, तो मैं ध्यान से देखो। बिंबिसार, और कल जो पार्ट 2 लेके आऊंगा ना, उसमें हम ये तीनों वंशों के जो राजा हैं उन्हीं का कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो वो आराम से कवर हो जाएगा फिर तुम्हारा। तो जरूरी नहीं कि सर यहीं पर आप करवा दो, वो कल उसी लिए वो पार्ट 2 रखा हुआ है, तो टेंशन ना लो, बिल्कुल भी सब कुछ कवर होगा, एक एक चीज इसकी। तो बिंबिसार के बारे में पहला पॉइंट, बिंबिसार ने रूल किया 544 से 492 बीसी तक। तो बिंबिसार के बारे में पहला पॉइंट तो यह है कि ये फाउंडर है हर्यंक डायनेस्टी का, संस्थापक है, फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, यानी हर्यंक वंश का संस्थापक है। सेकंड पॉइंट, ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीर। कंटेम्परेरी का मतलब है समकालीन, ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीर। जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जीवित थे तो उस टाइम पे मगध का राजा कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार, बिल्कुल। ठीक है, तो हर्यंक डायनेस्टी में 3 राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। काम के तो यही है, और बाद में जिसने ऐसी तैसी करवाई अपनी वो था नागदशक। ठीक है, उसके बाद फिर वंश ही बदल गया मगध पर शासन करने वाला, हर्यंक की जगह आ गए शिशुनाग वंश के लोग। तो देखो बिंबिसार के बारे में पहला पॉइंट, फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश का संस्थापक। बुद्ध और महावीर का कंटेम्परेरी है, यानी कि उनके टाइम पर जीवित है। और तीसरा, कैपिटल इसकी राजगीर थी, कैपिटल इसकी राजगृह थी, ये हम अच्छे से देख चुके हैं। इसके और इसके बेटे के टाइम पर राजगृह ही थी, अजातशत्रु के टाइम पर भी राजगृह थी। और इसे कहा जाता था, देखो, ही वॉज नोन एज श्रेणिक। अब ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ही वॉज नोन एज श्रेणिक। अब श्रेणिक का मतलब क्या है भाई, श्रेणिक का मतलब क्या है, इसे श्रेणिक कहा जाता था। अब श्रेणिक का मतलब क्या है, श्रेणिक का मतलब है, ध्यान से देखो भाई, श्रेणिक का मतलब है अ रूलर हैविंग लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब मैं इसका मतलब बता देता हूं तुम्हें, अ रूलर हैविंग लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसका मतलब है एक ऐसा शासक जिसके पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है बच्चों परमानेंट आर्मी। मैंने तुम्हें बताया ना कि एक मगध ऐसा महाजनपद था जिसके पास परमानेंट आर्मी थी, चाहे युद्ध हो
या ना हो। बाकी महाजनपदों में सहूलियत के हिसाब से आर्मी थी। जब युद्ध है तो आर्मी थी, जब युद्ध नहीं है तो वही आर्मी किसान बन के काम कर रही है। तो उस जमाने की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, उस जमाने की जो सबसे बड़ी परमानेंट आर्मी थी वो थी मगध के पास। और इसी वजह से, क्योंकि इसके पास अपने सैनिक हैं, परमानेंट सैनिक हैं, इसे बोला जा रहा है श्रेणिक। श्रेणिक बोला गया। तो याद रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स नोन एज श्रेणिक। तो किसको श्रेणिक कहा गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना बिंबिसार। तो बिंबिसार के 4 पॉइंट्स हो गए। एक तो हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर है, दूसरा बुद्ध और महावीर भगवान के समकालीन है यानी कंटेम्परेरी है, राजधानी राजगृह रही है, और इन्हें श्रेणिक भी कहा जाता है क्योंकि ये अकेले ऐसे महाजनपद के राजा हैं जिनके पास अपनी परमानेंट आर्मी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। बेटा अब्दुल वो टेंटेटिव डेट होगी, टेंटेटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल 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 सौरभ, बिल्कुल भाई। जब बाप महावीर और बुद्ध के समकालीन है तो बेटा भी तो उसी टाइम पे है। तो अजातशत्रु के टाइम पर भी महावीर और भगवान बुद्ध थे, बस अजातशत्रु थोड़ा जवान था, वो दोनों बूढ़े हो रहे थे। ठीक है, तो दोनों बाप बेटों के टाइम पर भगवान महावीर और बुद्ध हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बिंबिसार। बाय व्हाट नेम वॉज अवध नोन इन एंशिएंट टाइम्स। अवध जो है, अवध तुमने सुना है, अवध है ना, अवध जो है एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। समझ में आ रही है बात, एक रियासत हुआ करती थी अवध। तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। शाबाश, कौशल। कौशल को बोला जाता था अवध। भाई अभी तो हम लोगों ने देखा, देखो मैंने बताया था तुम्हें, मगध कौशल, ये देख रहे हो, यही तो मार्क किया था, यही तो मगध और ये कौशल, मगध कौशल। और कौशल की राजधानी, वैसे ही बता देता हूं, कौशल की राजधानी हुआ करती थी बच्चों, राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। श्रावस्ती राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। अब तुम बोलोगे सर श्रावस्ती कहां पर है, तो बेटा श्रावस्ती यहां पर है, देखो ध्यान से, ये रेड कलर से मार्क किया मैंने, तो ये है श्रावस्ती। ठीक है, यूपी और नेपाल के बॉर्डर के पास ये है श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, और कौशल को ही बोला जाता था अवध, या अवध को ही बोला जाता था कौशल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कौशल और काशी दोनों यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये तो हमने अटेम्प्ट कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास वाज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्ध। भगवान बुद्ध के जमाने में, भगवान बुद्ध के जमाने में सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। ठीक है, सबसे पावरफुल, देखो ऑल टाइम पावरफुल जो था वो था महाजनपद मगध। अब मैं तुम्हें रीजन देता हूं, रीजन क्या है कि सबसे शक्तिशाली क्यों था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मोस्ट पावरफुल महाजनपद। देखो भैया ध्यान से, इनफैक्ट मैं तुम्हें 5 बताता हूं, एक तो है ही मगध, तो है ही सबसे ज्यादा पावरफुल, मैं तुम्हें 5 बताता हूं सबसे ज्यादा 5 पावरफुल कौन से थे। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले नंबर पे तो आ जाएगा मगध। मगध को तो सबसे ऊपर रखना है बच्चों, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, मगध। ठीक है, मगध। अच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पे मैं रैंडम ऑर्डर्स में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखूंगा वो दूसरे नंबर पे ज्यादा पावरफुल था फिर तीसरे नंबर पे ज्यादा पावरफुल, ऐसा नहीं, मैं रैंडम ऑर्डर में लिख रहा हूं, 2, 3, 4 और 5। तो मगध के बाद आएगा कौशल, ये भी जबरदस्त था,
मगध के बाद कौशल, मगध कौशल, फिर काशी, काशी, ठीक है भाई, मगध कौशल काशी, फिर वज्जी, याद है वज्जी, वही लिच्छवी रॉयल फैमिली वाला एरिया, नेपाल वाला, मगध के ऊपर था वज्जी, तो वज्जी, और लास्ट में अवंती, अवंती, अवंती। तो मगध कौशल काशी वज्जी अवंती, ये 5 पावरफुल महाजनपद थे, ठीक है। और याद रखना पहले नंबर पर है मगध। तो मगध कौशल काशी वज्जी अवंती, अगर मैप पर भी मार्क करोगे तो भाई देखो ध्यान से, पहले नंबर पे मगध, मगध कौशल काशी वज्जी, मगध, देखो ध्यान से, ऐसे याद रखो, मगध कौशल काशी वज्जी, ऐसे याद रखो क्रॉस में, मगध कौशल काशी वज्जी, और इधर पे याद रखो अवंती। ये थे 5 पावरफुल, ये थे 5 पावरफुल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मगध की राजधानी तो सबको मालूम है, मगध की राजधानी क्या है, राजगृह, शुरुआत में वही थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई है। फिर कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक है। काशी की क्या है, काशी की काशी ही थी, काशी की काशी ही थी, वो शहर छोटा ही था, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, काशी की काशी। और अवंती की थी उज्जैनी या उज्जैन, उज्जैन या फिर उज्जैनी। तो ये इनकी राजधानियां हैं, ये इनकी राजधानियां हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो वंदना यहां पर ये कैपिटल्स हो गई हैं। अब देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वाज अ रिपब्लिक। अब एक चीज तुम्हें यहां पर बतानी जरूरी है, इसको और करते हैं, फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, इसको और करते हैं। देखो भाई, होता क्या है कि 16 महाजनपद थे, हम सब जानते हैं, 16 महाजनपद थे, हम सब जानते हैं, और 16 के अब तो तुम्हें नाम भी याद हो गए, मगध कौशल कुरु पांचाल गांधार अवंती मत्स्य सूरसेन काशी वज्जी मल अंग बंग चेदी वत्स कंबोज, ठीक है। तो 16 महाजनपद थे, इसमें से कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर एक राजा नहीं होता था, यानी वहां पर पूरी तरह से राजतंत्र नहीं था, ठीक है। ज्यादातर में एक ही राजा था, वही पूरा कंट्रोल कर रहा था महाजनपद को। पर कुछ 3-4 ऐसे हैं जहां पर एक राजा नहीं है, लोगों का एक समूह शासन कर रहा है, एक राजा शासन नहीं कर रहा है, लोगों का एक समूह शासन कर रहा है। यानी कि जैसे यहां पर वज्जी है, वज्जी का अपना कोई बहुत तगड़ा राजा नहीं है, यहां पर राजा चुना जाता था, यहां पर राजा जो है चुना जाता था, इलेक्ट होता था। यहां वो विरासत में मिलने वाली गद्दी नहीं है, राजा चुना जाता था। समझ में आ रही है बात, वज्जी में राजा चुना जाता था, और राजा के साथ और भी कई सारे लोग होते थे, राजा के साथ कई लोग शासन करते थे, कई लोग शासन करते थे। यानी राजा तो चुना जाता था और उसके बाद कई लोग उसके साथ जुड़कर शासन करते थे। यानी अकेले उस आदमी की नहीं चलेगी जो राजा बना हुआ है। पहली बात तो राजा चुना जा रहा है और राजा के साथ साथ उसके साथ काम करने वाले लोग भी चुने जाते थे, ठीक है। तो राजा के साथ कई लोग शासन करते थे और ये जो कई लोग हैं ये भी चुने जाते थे। तो मतलब एक तरीके से कुछ महाजनपद जो हैं वो राजतंत्र ना होकर गणतंत्र थे। कुछ महाजनपद कैसे थे, राजतंत्र ना होकर, जैसे ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, अवंती जो है राजतंत्र है, वज्जी क्या है, वज्जी गणतंत्र है।
वज्जी जो है गणतंत्र है, क्योंकि यहां पर राजा को चुना जा रहा है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क यह है कि वज्जी के अलावा और कौन से 2-3 महाजनपद हैं जो गणतंत्र थे ना कि राजतंत्र थे। ठीक है भाई, ठीक है। गोपाल झा, उस आज का जैसा इलेक्शन कमीशन वैसा इलेक्शन कमीशन नहीं था, पर हां कोई बॉडी तो होती होगी पक्का जो इलेक्शन करवाती थी, है ना, प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से, ईमानदारी से चुनाव करवाती थी, ऐसी कोई बॉडी तो जरूर होगी। तो राजा चुना जाता था, राजा के साथ जो कई लोग शासन करते थे वो भी चुने जाते थे, और इस वजह से वज्जी एक गणतंत्र था, ना कि एक राजतंत्र। तो ये रिपब्लिक था। ठीक है भाई, चलो तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो ये 6 to 7 क्वेश्चंस हो गए जो ऑलरेडी रेलवे आपके एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुका है। और कल जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा वो खुद से लेकर आऊंगा, और कल हम पढ़ेंगे तीनों वंशों को, हरियंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश। इन तीनों वंशों को कल खत्म करेंगे हम पढ़कर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सुभाषीष, मैंने भी 2 जैन काउंसिल बताई है, टेंशन ना लो, 2 जैन काउंसिल बताई है मैंने भी। देखो जैनिज्म अभी मैंने कल परसों अभी यूट्यूब पे पढ़ाया सुबह 8 बजे, वहां पर देखो मैंने, अच्छा लूसेंट में 2 जैन काउंसिल, मुझे लगा तू सेकंड काउंसिल में भी 2 काउंसिल पूछ रहा है। लूसेंट में गलत दिया हुआ ससुरा, ठीक है, लूसेंट को मानना नहीं ऐसे। 3 जैन काउंसिल हुई है भाई, 3 जैन काउंसिल हुई है, तीनों तुम्हें याद रखनी, मैंने तुम्हें बता दिया एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी को मान लो या लूसेंट को मान लो, एनसीईआरटी भारत सरकार ने छापी है, लूसेंट पता नहीं किसने छापी है। ठीक है, हाँ, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। चलो बच्चों, प्रवीण काफी है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा।